आप सभी का ध्येय आईएएस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 एंशिएंट हिस्ट्री और उसका नाम है वैदिक काल, वैदिक एज। वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का काल है। ये इसका टाइम पीरियड है। बेसिकली यहीं पे समझते चलें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूइंस पर वैदिक कल्चर का विकास हुआ, वैदिक संस्कृति का विकास हुआ और वैदिक संस्कृति का ओवरऑल टाइम पीरियड 1500 बीसी टू 600 बीसी है। बेसिकली वैदिक कल्चर का मतलब है वेदों के कल्चर, अर्थात वेदों के लिखने वाले लोगों की जो मान्यताएं थी, जो संस्कृति थी, उसी संस्कृति की हम बात करेंगे वैदिक काल में, वैदिक कल्चर के नाम से। और इस चैप्टर का नाम हम रखेंगे वैदिक काल। तो थोड़ा सबसे पहले हम लोग लिखें और इस चैप्टर को लिखते हुए समझते चलेंगे। जहां समझाने वाली जरूरत पड़ेगी वहां हम इसकी बात करेंगे। तो लिखिए, हेडिंग डाल ही लिया है, वैदिक एज 1500 बीसी टू 600 बीसी। और लिखिए, द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन had declined by the 1500 BC. हड़प्पा के नगर लगभग 1500 ईसा पूर्व तक आते आते समाप्त हो गए थे। Their economic and administrative system had slowly declined. धीरे धीरे उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया था। उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया था। पैराचेंज, according to Vedic literatures, the speakers of Indo-European language entered from the north west of India. वैदिक साहित्यों से पता चलता है कि ठीक इसी समय यानी 1500 बीसी में, ठीक इसी समय भारोपीय भाषा भाषी लोग भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किए या प्रविष्ट हुए। यानी 1500 ईसा पूर्व में हम जब बात कर रहे थे कि 1500 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया, खत्म हो गया, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसी समय आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए कुछ लोग भारत में प्रवेश किए। वह भारोपीय भाषा बोलते थे। भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा बोलते थे, जिसे भारोपीय भाषा कहा गया। और ये जो आए, एक बार में नहीं आए, अचानक छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे झुंडों में आए। और लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी कि वो भारोपीय भाषा बोलते थे और अपने आप को आर्य कहते थे। अर्थात भारत में आर्यों का प्रवेश हो रहा है, जो भारोपीय भाषा बोलते थे और अपने आप को आर्य कहते थे। और उन्हीं आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। लेकिन अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री किए हैं। पैरा फिर चेंज करिए, दे वर कंसिडर्ड एज आर्यंस, उन्हें आर्य कहा गया। फुल स्टॉप। आर्यंस आर बिलीव्ड टू बी द कंपोजर्स ऑफ वैदिक टेक्स्ट्स। ऐसा माना जाता है कि वैदिक साहित्यों की रचना इंडो आर्यों ने ही की थी। इंडो आर्यों ने ही की थी। फुल स्टॉप।
पैरा चेंज करिए। इनिशियली दे सेटल्ड इन सप्त सैंधव एरिया ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, बट लेटर दे मूव्ड टुवर्ड्स द गेंजेस वैली। प्रारंभ में वह भारत के पश्चिमोत्तर में, यानी आज के पाकिस्तान वाले एरिया में, सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे। उसके बाद वह समस्त गंगा घाटी में फैल गए, यानी नर्मदा के ऊपर और हिमालय के नीचे के क्षेत्र में फैल गए। पैरा चेंज करिए। बाय द 600 BC they occupied overall Ganges Valley that was called Aryavarta। पैरा चेंज करके लिखिए। गंगा घाटी के इस समस्त क्षेत्र को, यानी हिमालय के नीचे और नर्मदा के ऊपर के क्षेत्र को, गंगा घाटी के इस समस्त क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त कहा गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर आर्य लोग जो अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए भारत में एंट्री किए, ये आए कहां से? इनका मूल निवास स्थान कहां था, अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान कहां था, हम उसकी बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, आर्यों का मूल निवास स्थान। दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ लिखिए स्कॉलर्स जो मानते हैं, दूसरा नंबर ओरिजिनल होम, मूल निवास स्थान। विद्वान, मूल निवास स्थान। इसमें लिखिए पहले विद्वान का नाम मैक्स मुलर, डैश सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। यानी मैक्स मुलर कहते हैं आर्य सेंट्रल एशिया से, अर्थात मध्य एशिया से भारत में आए। नंबर 2 लिखिए बाल गंगाधर तिलक, डैश आर्कटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र। नंबर 3 स्वामी दयानंद सरस्वती, तिब्बत। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए। नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास, डैश सप्त सैंधव क्षेत्र। ये कहते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र से ये लोग आए। अगला नंबर, 5वां नंबर, गंगानाथ झा, ब्रह्मर्ष देश। ये कहते हैं ब्रह्मर्ष देश से आए, और ब्रह्मर्ष देश का मतलब है यमुना के पश्चिम और सिंधु के पूर्व का जो क्षेत्र है वह ब्रह्मर्ष देश कहलाता है। अगला LD कल्ल, लक्ष्मीधर कल्ल, कश्मीर। अगला DS त्रिवेद, त्रिवेद मतलब त्रिवेदी। देविका, ब्रैकेट में मुल्तान, यानी देविका एक स्थान का नाम है जो मुल्तान में पड़ता है। कहते हैं वहीं के रहने वाले ये थे, वहीं से पूरा एक्सप्लोर किए हैं। 8वां पी गाइल्स, हंगरी, हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, कहते हैं वहीं के आसपास के क्षेत्र से ये आए। अगला 9वां पी नेहरिंग, स्टेपी प्रदेश, स्टेपी प्रदेश से कहते हैं ये आए। नंबर 10 प्रोफेसर हार्ट एंड पेनका, प्रोफेसर हार्ट एंड पेनका, डैश जर्मनी। ये कहते हैं जर्मनी से आए। देखिए इसका मतलब यह है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, यह बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैक्स मुलर की बात को माना जाता है। आर्य शर्मा ने भी अपनी किताब में यह बताया है कि वास्तव में आर्यों का मूल निवास स्थान
सेंट्रल एशिया में कहीं था, वहीं से ये भारत में एंट्री किए। आज ये माना जाता है, कई लोग मानते हैं कि नहीं, आर्य कहीं से नहीं आए, ये भारत के ही मूल निवासी थे और यहीं पर इन्होंने वैदिक संस्कृति का विकास किया। तो इसका मतलब ये है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में प्रॉब्लम है। इसी को कहा जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, ये बात आती है। अब मैप एक देख लेते हैं। ये 16 महाजनपद का टाइम पीरियड है और यहाँ वो मैप है, और यहाँ देखिए ये नर्मदा नदी है। इसके ऊपरी हिस्से में ही आकर के ये बसे थे, नीचे के क्षेत्र में ये नहीं आए। अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, टर्म्स ऑफ द वैदिक पीरियड एंड देयर मीनिंग। वैदिक काल के कुछ शब्द और उनके अर्थ, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए टर्म्स को हमने ऐड कर लिया यहाँ। लिखिए निवी। निवी का मतलब लोअर क्लॉथ, जो कमर के नीचे पहना जाता था, जंघिया कह सकते हो आप। निवी लोअर क्लॉथ्स। अगला वासस। वासस, वासस मतलब शर्ट, ऊपर, जो कमर के ऊपर पहना जाता था। अधिवासस शाल यानी ओढ़नी, जो ओढ़ा जाता था। तक्षा या तक्षण कारपेंटर, बढ़ई। अगला कर्मा, धातु कर्मी अर्थात मेटल वर्कर। अगला वेकनाट, मनी लेंडर यानी सूदखोर। अत्री डैश मोटमैन मतलब खाई खोदने वाले। अगला शब्द, अगला हेडिंग डाल लीजिए, रिवर्स ऑफ वैदिक पीरियड एंड देयर न्यू नेम। वैदिक काल की प्रमुख नदियां और उनके नए नाम। पहला लिखिए असिकनी। असिकनी, चेनाव, यानी प्राचीन असिकनी को अब चेनाव नदी कहा जाता है। नंबर 2 विपाशा, ब्यास नदी। अगला परुषणी, रावी नदी। अगला वितस्ता, झेलम नदी। अगला गोमती, गोमल नदी। अगला सदा नीरा, गंडक नदी। नेक्स्ट दृशद्वती, घग्घर नदी। दृशद्वती को घग्घर हाकरा कहा जाता है। अब हम लोग वैदिक काल के मेन स्ट्रीम में आएंगे। हेडिंग डाल लीजिए, वैदिक एज 1500 बीसी टू 600 बीसी, और उनका एक डिवीजन बना ले। देखिए 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिखिए अर्ली वैदिक एज और ऋग वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, और दूसरे कॉलम में लिखिए लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक एज के नीचे लिखिए 1500 बीसी टू 100 बीसी, और दूसरे तरफ लेटर वैदिक एज के सामने लिखिए 1000 बीसी टू 600 बीसी। ये 2 डिवीजन हैं। अब हम अर्ली वैदिक एज की पॉलिटी की बात करेंगे, फिर लेटर वैदिक एज की पॉलिटी की बात करेंगे। अर्ली वैदिक एज की सोसाइटी की बात करेंगे, लेटर वैदिक एज की सोसाइटी की बात करेंगे, और ऐसे एक एक करके हम लोग बात करते चलेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, पॉलिटी ऑफ अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक कालीन राजनीति। पूर्व वैदिक कालीन राजनीति थोड़ा हम समझ लेते हैं और फिर लिखते हैं। देखिए
अगर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए, जब आर्य हिंदुस्तान नहीं आए थे तब उनके सारे झगड़े निपटाता था गढ़। गढ़ एक संस्था थी, गढ़, जो उनके सारे झगड़े निपटाते थे। एक संस्था थी विदथ, विदथ, जो उनके मनोरंजन के कार्यों की व्यवस्था करती थी। लेकिन जब आर्य हिंदुस्तान में आ गए तो हिंदुस्तान में आने के बाद ऐसी मान्यता है, बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, यहाँ के स्थानीय लोगों से उन्हें संघर्ष करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपनी कम्युनिटी, जिसे जन कहा जाता था, जन की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने में से एक व्यक्ति को राजन चुना। राजन, जिसका काम था जनपति। जनपति का मतलब लोगों, जन के लोगों की रक्षा करना, और जन के लोगों की जो संपत्ति होती थी गोपति अर्थात गो, उसकी रक्षा करना, इसलिए वो गोपति कहलाता था राजन। राजन के चुनाव के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं तैयार की गई। सभा में मेल और फीमेल दोनों होते थे, समिति में केवल मेल होते थे। लेटर वैदिक एज में सभा में भी केवल मेल बचेगा। इसके ऊपर ये पूरे समाज, पूरे जन के लोगों का जो रिलीजियस हेड होता था उसे पुरोहित कहा जाता था। अब जन के नीचे अगर आए तो पूरे जन के लोगों के जो आपसी झगड़े निपटाता था वह राजन ही था। लेकिन पूरे जन के लोगों को, सिविल सोसाइटी को विश कहा जाता था, इसलिए विश के झगड़े को निपटाने के लिए राजन जब आता था तब उसे विषपति कहा जाता था। यानी यहां विश है, विश है, और विश का हेड विषपति कहलाता था। विषपति ये है। विश के लोग राजन को ऐच्छिक उपहार देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऐच्छिक उपहार अपनी इच्छा से देते थे। पूरे विश्व के लोग अनेक इकाइयों में जगह जगह बिखरे हुए अपनी बस्तियां बसाते थे। इनको ग्राम कहा जाता था। हर बस्ती को ग्राम कहा गया। यहां भी ग्रामा है, यहां भी ग्रामा है। लेकिन अगर एक ग्राम यूनिट बनी तो इसका भी कोई हेड होगा। ग्राम का हेड ग्रामपति होता था, या ग्रामीणी इसे कहते थे। ग्रामीणी, ग्रामीणी ऐसे लिखेंगे, ग्रामीणी। और ग्राम बनता था परिवारों से, हर का ग्रामीणी होगा हेड। लेकिन हर ग्राम बनता था परिवारों से। परिवार को कहा जाता था कुल, और कुल का जो हेड होता था उसे हम कुलपति कहते थे। कुलपति कहते थे या कुलप कहते थे, कुलापा ये कहते थे। तो कुलपति या कुलप ये कहलाता था। इस प्रकार से इनका डिवीजन था। अब हम इसको सबसे पहले लिखेंगे और फिर लेटर वैदिक पॉलिटी को समझेंगे। लिखिए, द सोसाइटीज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज समवॉट सिमिलर टू द मोनार्कियल फॉर्म। पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक संरचना आनुवंशिक नियमों पर आधारित थी। फुल स्टॉप। But the Gopati's office was not hereditary, and he was selected among the clansmen by Sabha and Samiti. लेकिन गोपति अर्थात राजन का पद आनुवंशिक नहीं था।
वह समाज के बीच से ही सभा और समिति नामक संस्थाओं द्वारा चुना जाता था। चुना जाता था। फुल स्टॉप। पैरा चेंज करिए। आर्यन ट्राइब्स वर कॉल्ड जनाज। आर्य कबीले को जन कहा जाता था। फुल स्टॉप। Their chief Rajan was known as the Gopati or Gopa in bracket protector of cows. जन का मुखिया राजन, जन का मुखिया राजन, ऐसे लिखेंगे राजन, राजन गोपति या गोपा भी कहलाता था, जो गायों का रक्षक माना जाता था। एंड द चीफ क्वीन वॉज कॉल्ड द पट्ट महिषी। मुख्य रानी पट्ट महिषी कहलाती थी। पट्ट महिषी, देखिए ऐसे लिखेंगे पट्ट महिषी, मुख्य रानी पट्ट महिषी कहलाती थी। पैरा चेंज करिए। द जनाज ऑफन हैड कॉन्फ्लिक्ट विद द पनीज। जन के लोगों का पड़ियों के साथ, पड़ियों, यह है स्पेलिंग, पड़ियों के साथ संघर्ष रहता था। संघर्ष रहता था। Who used to hide the cattle of Aryans in the forest and were thus deemed the enemies of Aryans. पड़ी लोगों को आर्यों का दुश्मन माना गया था। पड़ी लोगों को आर्यों का दुश्मन माना गया था। वे आर्यों की गायों को चुराकर जंगल में छिपा देते थे। जंगल में छिपा देते थे। पैरा चेंज। In order to get their cattle back, the Vedic god Indra was invoked, and many battles known as Gavishti, Gaveshra, Gosu, or Gavyatu were fought between the Aryans and the Panis. पैरा चेंज करिए। आर्य अपनी गायों को प्राप्त करने के लिए इंद्र का आह्वान करते थे। फुल स्टॉप। इस कड़ी में पणियों के साथ उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। फुल स्टॉप। गायों को प्राप्त करने के लिए जो युद्ध किए जाते थे उन्हें गविष्ठी, ऐसे लिखेंगे गविष्ठी, गवेषणा, गव्य, गव्य, गव्यतु, ऐसे लिखेंगे गव्यतु, गोसु जैसे नामों से संबोधित किया जाता था। यानी ये यज्ञ के लिए, सॉरी, लड़ाई के लिए अर्थात युद्ध के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द थे। पैरा फिर चेंज करिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटी वाज कुल। राजनीति की सबसे छोटी इकाई कुल थी। राजनीति की सबसे छोटी इकाई कुल थी। Several कुलाज joined together to form ग्रामा। अनेक कुल मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे।
ग्राम का निर्माण करते थे। फुल स्टॉप। द हेड ऑफ ग्रामा वॉज कॉल्ड ग्रामीणी। ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी ऐसे लिखेंगे, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। फुल स्टॉप। अ ग्रुप ऑफ ग्रामा कॉन्स्टिट्यूटेड विश एंड विशपति वॉज हेड ऑफ विश। ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, विश्व का निर्माण करते थे तथा विश्व का प्रमुख विशपति होता था, विशपति होता था। पैरा चेंज करिए। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी ऑफिसर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, बट ऋग्वेदिक सोसाइटी वॉज नॉट एन आइडियल सोसाइटी, as there were cases of theft and burglary. न्यायिक प्रशासन से जुड़े अधिकारियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आर्य समाज एक आदर्श समाज था। फुल स्टॉप। चोरी और सेंधमारी जैसे अपराध होते थे, चोरी और सेंधमारी जैसे अपराध होते थे। फुल स्टॉप। पैराफ्रेज चेंज करिए। द आर्यंस वर engaged in two type of battles. आर्यों के बीच या आर्यों के साथ दो प्रकार के युद्ध होते थे। नंबर 1 विद दस्यु, दस्यु लोगों के साथ युद्ध। दस्यु का मतलब बाहरी, पड़ी लोग दस्यु हैं। नंबर 2 अमंगेस्ट देमसेल्व्स, आर्यों आर्यों के बीच युद्ध, आर्यों आर्यों के बीच युद्ध। आर्यों आर्यों के बीच युद्ध में डैश करके लिखिए, देयर हैव बीन मेंशंस ऑफ टू सच बैटल्स। आर्यों आर्यों के बीच दो युद्धों का वर्णन है। फर्स्ट ए करके लिखिए, नहीं तो कॉमन हो जाएगा। ए, अ बैटल अकर्ड बिटवीन अ भरत किंग दिवोदास इन ब्रैकेट विनर एंड दास रूलर संबर, दास रूलर संबर। एक युद्ध भरत जन के नेता दिवोदास और दास जन के नेता संबर के बीच लड़ा गया, संबर के बीच लड़ा गया, जिसमें दिवोदास की विजय हुई, दिवोदास की विजय हुई। तो ए आपने लिख लिया, अब बी लिखिए। दूसरा क्या है, और बी में हेडिंग डाल लीजिए बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध। यह है, इसमें लिखिए 10 राज्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स लिखिए। दिस वॉज फॉट बिटवीन द भरत चीफ सुदास and 10 other tribes including the famous 5 tribes पंचजना। यह युद्ध 10 राजाओं के विरुद्ध लड़ा गया, जो भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध लड़े, जो भरत जन के राजा सुदास के विरुद्ध लड़े।
इन 10 राजाओं में 5 आर्य राजा थे, जो 5 जनों के प्रमुख थे। 5 जनों के नाम निम्नलिखित हैं, नेमली द यदु, तुर्वस, पुरु, अनु एंड द्रुह्य। ये 5 जन थे, अनु, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रुह्य। ये 5 आर्य कबीले हैं। इनके साथ संघ बनाया था 5 अनार्य कबीलों ने। पैरा चेंज करके लिखिए। लेटर द भारताज ज्वाइंड हैंड्स विद पुरुज टू फॉर्म द कुरु ट्राइब। पैरा चेंज कर लीजिए। आगे चलकर भारत जन पुरु जन से मिल गया और कुरु जन कहलाया। कुरु जन कहलाया, यानी आगे चल के सिचुएशन इस तरह से हुई, भारत प्लस पुरु इजकल टू कुरु। लेकिन हम आपको बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बताते चले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये है, यहां पर भरत कबीले हैं। भरत कबीले का राजन है सुदास। इनके पुरोहित थे वशिष्ठ जब लड़े। और ये नदी है रावी, जिसे तब परुसड़ी कहा जाता था। इसी नदी के किनारे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें से 5 आर्य कबीले हैं और 5 अनार्य कबीले हैं। ये इन दोनों को, ये 10 हो गए, 10 किंग्स इन सभी कबीलों के। और इनके जो पुरोहित हैं वो हैं विश्वामित्र। अभी इनका नाम हम लिख दिए थे, अनु, दुह्य, यदु, पुरु और तुर्वस। ये आर्य कबीले हैं। ये आर्य हैं, हम लिखते चलें। ये आर्य हैं, ये भी आर्य हैं। ये अनार्य हैं। इनमें अनिल, पख्थ, भलानस, शिबी, विषाणिन हैं। इनके नाम पूछे नहीं जाते, इसलिए हमने वहां लिखवाते समय नहीं लिखाया। और इस प्रकार से देखिए, 5 5 10 राजा हुए। एक्चुअल में कहा जाता है कि विश्वामित्र पहले भरतों के पुरोहित थे, लेकिन किसी कारणवश राजा सुदास की भरतों से नहीं बनी, तो राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और भरतों के खिलाफ 5 आर्य कबीलों को जुटाया और 5 अनार्य कबीलों को जुटाया। लेकिन अनार्य कबीलों का जब तक शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक वो आर्यों के साथ मिल नहीं पाते। इसीलिए इनका शुद्धिकरण करा 5 कबीलों का, और जिसके लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रचा। अर्थात गायत्री मंत्र एक शुद्धिकरण मंत्र है, जिनका उच्चारण करवा के इन 5 कबीलों को शुद्ध कराया और 10 को मिला करके भरतों के विरुद्ध लड़ा दिया। लेकिन भरत कबीले के राजा सुदास ने 10 के संघ को पराजित कर दिया। इसी को बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा जाता है, क्योंकि 10 राजा एक तरफ लड़े और एक तरफ अकेला भरत लड़ा है। ये दिमाग में रखिएगा। तो ये था बैटल ऑफ 10 किंग्स। थोड़े से टर्म्स हैं, हम उनको नोट करा दें, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, सम इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स। पहला, कुछ प्रमुख अधिकारी।
पहला पुरोहित, रिलीजियस हेड ऑफ जन, जन का धार्मिक प्रमुख। नंबर 2 सेनानी, लीडर ऑफ आर्मी, सेना का प्रमुख। अगली हेडिंग और डाल लीजिए, सम इंपॉर्टेंट ट्राइबल असेंबलीज, कुछ जनजातीय सभाएं। नंबर 1 सभा, संभ्रांत स्त्री और पुरुषों की सभा। पहले शुरू में स्त्री पुरुष दोनों हैं, बाद में स्त्री गायब हो जाएगी, निकाल दी जाएगी, केवल पुरुषों की सभा बचेगी, लेकिन प्रारंभ में दोनों हैं। नंबर 2 समिति, एक बड़ी सभा जिसमें केवल पुरुष होते थे। नेक्स्ट विदथ, जो अनेक कार्यों से जुड़ी सभा थी। गण, वैदिक आर्य पुरुषों की सभा, वैदिक आर्य पुरुषों की सभा। ये थी। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये पार्ट हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालेंगे लेटर वैदिक पॉलिटी या पॉलिटी ऑफ लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था या राजनीति। यह है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। आपको हम बता चुके हैं कि 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच। अब देखिए चेंज कैसे हुआ। जो लेटर वैदिक इकोनॉमी थी, सॉरी लेटर वैदिक पॉलिटी थी, कैसे अर्ली वैदिक पॉलिटी से डिफरेंट है। अब देखिए यहां भी जन की जगह पर अब इंपॉर्टेंट हो गया वह स्थान जहां जन के लोग बसे, जनपद। भूमि देखिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है 1000 बीसी के बाद। अब भी इसका हेड पुरोहित कहलाता है, लेकिन इसका हेड राजा कहलाने लगा। राजा अब भूपति भी बन गया और गोपति तो है ही। और सभा और समिति अब भी हैं, लेकिन एक अंतर आ गया। इसमें अब केवल मेल बचा, इसमें भी केवल मेल बचा। अब भी सिविल सोसाइटी विश्व कहलाती है और विश्व का हेड विश्वपति ही कहलाएगा। लेकिन अब राजा का एजेंट इनके पास आता है और इनकी उपज का एक अंश ले जाता है, एक भाग ले जाता है, जिसे भाग कहा गया। यानी पहले बलि ऐच्छिक था, अब राजा को एक हिस्सा अपनी उपज का देना अनिवार्य हो गया, जिसको भाग कहा गया। विश्व के लोग आज भी ग्रामों में ही बसे हैं, ग्रामा यानी ग्राम में ही हैं। ग्राम, ग्राम का हेड आज भी ग्रामीणी ही है। और ये कुल है, कुल का हेड आज भी कुलप ही है। सब कुछ सेम है, लेकिन भूमि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अब राजा बड़े बड़े यज्ञ करता है ताकि उसकी शक्ति में वृद्धि हो, जैसे राजसूय यज्ञ, जैसे वाजपेयी यज्ञ जो वाजपेयी नामक पुरोहित कराते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। ये सब यज्ञ राजा कराने लगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। तो अब हम लेटर वैदिक पॉलिटी की बात करेंगे। लिखिए, द कोर जोग्राफिकल एरिया ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट corresponds to the Kuru Panchal region, which comprise the Indo-Gangetic area and the Upper Ganges Valley. उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में
उत्तर वैदिक कालीन लोगों का मुख्य क्षेत्र कुरु पांचाल क्षेत्र था, जिसमें सिंधु गंगा का मैदान और गंगा का क्षेत्र शामिल था। पैराचेंज। द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख इसी समय हुआ। द वॉर्स वर नो लॉन्गर फॉट फॉर काउज बट फॉर टेरिटरीज। अब युद्ध गायों के लिए नहीं, अपितु क्षेत्र के लिए होने लगे। पैराचेंज। द predominantly pastoral society of early Vedic times had become agricultural. पैराचेंज करिए। पूर्व वैदिक कालीन कृषि पशुचारक समाज अब कृषक समाज में परिवर्तित हो गया। पैराचेंज। अर्ली वैदिक राजन was converted into Raja, which considered as Bhupati also. पूर्व वैदिक कालीन राजन अब राजा कहलाने लगा, जो भूपति भी था। Full stop. Now king began to perform rituals like Rajasuy, Vajpayee and Ashwamedh to strengthen his position. अब राजा अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए राजसूय, वाजपेय और अश्वमेध जैसे यज्ञ करने लगे। पैराचेंज। इन लेटर वैदिक एज जन was replaced by जनपद। उत्तर वैदिक काल में जन का स्थान जनपद ने ले लिया। फुल स्टॉप। द किंग वॉज यूजुअली अ क्षत्रिय and the office of the monarchy was made almost hereditary. राजा अब क्षत्रिय परिवार से ही आता था। फुल स्टॉप। अब राजा का पद आनुवंशिक हो गया। फुल स्टॉप। सभा एंड समित वर कंसिडर्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। अब सभा और समिति नामक दोनों संस्थाएं प्रजापति की पुत्रियां मान ली गईं। पैराफ्रेज चेंज करिए। द किंग वॉज एड्रेस्ड बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। अब राजा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाने लगा। फुल स्टॉप। बलि ऑफ ऋग्वैदिक एज रिप्लेस्ड बाय भागा। पूर्व वैदिक कालीन बलि का स्थान अब भाग नामक कर ने ले लिया, जिसे भागदुध या संग्रहीत्र नामक अधिकारी वसूल करता था। अब एक स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए, एक स्ट्रक्चर पहले उत्तर में जो राजा है उसे विराट कहा जाता है। देखिए, विराट नॉर्थ ऊपर, पूरब में सम्राट, इधर सम्राट है जिधर हमारा कर्सर है।
नीचे भोज, पश्चिम में स्वराट, और जो चारों दिशाओं के राजाओं को कंट्रोल करे उसे एक राट कहते थे। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। देखिए, उत्तर दिशा के राजा को विराट कहा गया, पूरब दिशा के राजा को सम्राट कहा गया, दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहा गया, पश्चिम दिशा के राजा को स्वराट कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका राज्य वैराज्य कहलाता था, इसका राज्य साम्राज्य कहलाता था, इसका राज्य भोज्य कहलाता था, और इसका राज्य सौराष्ट्र कहलाता था। और जो चारों दिशाओं के राजाओं को जीत के अपने कंट्रोल में कर ले उसे एक राट कहा जाता था। ये कहानी थी। अब उत्तर वैदिक काल में ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस प्रकार से अर्ली वैदिक एज की पॉलिटिकल संरचना और लेटर वैदिक एज की पॉलिटिकल संरचना की हमने बात कर लिया। अब सोसाइटी दोनों की इकोनॉमी, दोनों के रिलीजन और इनके लिटरेचर की बात, वेदों वगैरह की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।